दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह मैंने बसपा के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका सार ये था कि बसपा ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 243 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और इस पर मैंने ये टिप्पणी की थी कि बहन मायावती जी ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर एनडीए को फायदा पहुंचाने यानी जिताने और इंडिया गठबंधन को फिर से एक बार चुनाव में हरवाने का इंतजाम कर दिया है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से मेरे कई बसपा के मित्र और दर्शक काफ़ी नाराज़ हुए। उनकी जो कई कमेंट्स थी वो बहुत गुस्से वाली थी। लेकिन दोस्तों, इस पर मैं जो कहना चाहूँगा वो तो आपका निजी फैसला है और पार्टी का भी निजी फैसला है। और बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको कहीं भी जाकर पूरे विधानसभा के चुनाव और पूरे उम्मीदवार उतारने का उन्हें नैतिक और कानूनी अधिकार है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना ही था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियां रहीं और मान्यवर काशीराम जी जो बसपा के सुप्रीमो रहे, जिन्होंने बसपा की स्थापना की, वो हमेशा ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ते रहे और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही देश के 85% वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को राजनीतिक ताकत और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हुआ था। लेकिन दोस्तों, यदि पार्टी अपने सिद्धांतों से कुछ हटती दिखाई दे और वो ब्राह्मणवाद, जातिवाद की पोषक और पिछले 11 सालों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ कितने गैरइंसाफी हुआ है, कितना अन्याय हुआ है, ये आंकड़ों में दिखाई देता है, छिपा नहीं है। चाहे आदिवासियों के मुंह में पेशाब करना हो, चाहे बरेली के एक वाल्मीकि युवक को पीट कर मार डाला गया हो, या गुजरात में कई वर्ष पहले दलितों के साथ बहुत अन्याय हुआ हो और दलित बेटियों के साथ बलात्कार तो आम बात है। और वंचित समाज के साथ उन दबंग जातियां उनके साथ हमेशा अन्याय करती हैं। उनकी जो संपत्ति है, ज़मीन है, जो कुछ भी है, उसको छीनने का प्रयास करती आई हैं। उनको दबाया जाता है, उनको आरक्षण के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सारा कुछ उसमें प्राइवेट क्षेत्र में जा रहा है, नौकरियां सीमित होती जा रही हैं और सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध और संविधान का विरोध इसी सरकार में हुआ है। ये किसी से छिपा नहीं है और यही लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ऐसी पार्टी जो बाबा साहब के बनाए संविधान को समाप्त करने पर उतारू है, जो दलितों पर अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर रही है, आरक्षण को समाप्त कर रही है, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे रही है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म करती जा रही है, सरकारी स्कूल संस्थान प्राइवेट होते जा रहे हैं, जिससे जो वंचितों को, शोषितों को, दलितों को नौकरियां मिलती थी, जो 70-80 के दशक में इंदिरा जी के शासनकाल में जो नौकरियां मिली थी, जो वो पीढ़ी अब रिटायर हो चुकी है। लेकिन आज हमारे युवाओं को उतनी संख्या में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनके लिए सब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, महंगी शिक्षा होती जा रही है, महंगा इलाज होता जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी तो बेइंतहा है, जिससे समाज में अफरा तफरी है और वंचित समाज के लिए तो बहुत बुरे दिन
आ गए। तो दोस्तों, सिर्फ इतनी सी मेरी बात है कि क्या ऐसी सरकार जिससे वंचित समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को अत्याचार झेलना पड़ रहा है और उसके विकास के सारे रास्ते लगभग बंद होते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ऐसी मनुवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता में लाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहन मायावती जी को, बसपा को, क्या एनडीए को सरकार में बार बार लाने के लिए अपने जो उन्होंने रास्ते तय किए हैं, क्या आप उन्हें उचित मानते हैं? मेरा ख्याल है शायद नहीं। दोस्तों, मैं जो अपने मेरे बसपा के मित्र नाराज हैं और उन्होंने तल्खीपूर्ण मैसेज मुझे किए हैं, मैं उनको उसका जवाब सिर्फ एक छोटे सी कबीरदास जी की एक दोहे के रूप में देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है उसे हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के आपकी कमियों को उजागर करके आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। यह दोहा दर्शाता है कि निंदक एक सच्चे हितैषी और मित्र होते हैं जो हमें अपनी खामियों को सुधारने में मदद करने की ओर इशारा करते हैं और हमें सही रास्ते पे चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तो दोहा, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। आंगन की कुटी छवाए, मानो उसके लिए घर के आंगन में एक छोटी कुटिया बनवा दें। बिन पानी साबुन, वह व्यक्ति जो बिना किसी बाहरी साधन, पानी और साबुन के आपको निर्मल करता है, आपकी कमियों को बताता है और उन कमियों को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो उसको आप गलत मत मानिए, बल्कि उनकी आलोचना को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब वे हमारी गलतियां बताते हैं तो हमें अपने स्वभाव में सुधार करने का मौका मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे साबुन और पानी से स्नान करने पर शरीर शुद्ध होता है, उसी तरीके से निंदा करने वालों से हमें ये पता चलता है कि हम किसी गलत रास्ते पर या गलत ट्रैक पर हैं और उस ट्रैक को हमें बदल लेना चाहिए। तभी जो हम गलती कर रहे हैं उसमें सुधार कर सकते हैं और सुधार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बसपा के अपने मित्रों से इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है और मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी देश की सबसे बड़ी दलित नेता हैं और बहुजन समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को इस बात से खुशी होगी कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की फिर से सीएम बने। लेकिन दोस्तों, वो हवाई तो बात हो नहीं सकती। आप लोग जानते हैं कि पिछले 15 सालों से बसपा का जो रिकॉर्ड है या उसका जो दायरा है सिकुड़ता जा रहा है, उनका वोट प्रतिशत गिर रहा है, उनके एमएलए नहीं जीत पा रहे हैं, उनके एमपी नहीं जीत पा रहे हैं। और इन कमियों की तरफ यदि कोई पत्रकार आगाह करता है, आपको बताता है, आपकी आलोचना करता है, तो आपको मेरे जैसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं कि आलोचना, और अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि जगन्नाथ गौतम जो कह रहा है क्या उसमें कोई सच्चाई है? क्या जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के सिद्धांतों के खिलाफ चल रहे हैं, आप मनुवाद का पोषण कर रहे हैं, आप जातिवादी अम्बेडकरवादी बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने वाली पार्टी भाजपा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
समर्थन करके उनको सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं। ये एक अटल सत्य है, आप इसको स्वीकारें या ना स्वीकारें, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो है कबीरदास जी के दोहे में अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मित्रों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो सही है, और नहीं है तो ठीक है। आप अपने रास्ते पर हैं, मैं अपने रास्ते पर हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ये कहते हुए और ये वादा करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ वंचितों की आवाज़ है, और देश के दलित, पीड़ित, ओबीसी, एसटी, गरीब समाज का जिससे भला हो, जिससे उन्हें न्याय मिले, मैं उसके लिए ही ये कार्य कर रहा हूँ। हमारा चैनल उसके लिए ही कार्य कर रहा है। और आप, कई लोगों ने कहा कि मैं तो कांग्रेस का, क्या कहते हैं, कि मैं तो कांग्रेस का दलाल हूँ। भाई, मैं ना कांग्रेस का चवन्नी भर का सदस्य हूँ, ना मैं कांग्रेस में शामिल हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बात कहते हुए समाप्त करूँगा कि मैंने मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया है, और मैंने विधायक का चुनाव लड़ा है, वर्षों बसपा में रहा हूँ, इसलिए मैं बसपा की पीड़ा को भी समझता हूँ, बसपा की कमियों को भी समझता हूँ। बसपा के अपने मित्रों को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ या बता देना चाहता हूँ कि 90 के दशक में काशीराम जी का एक बार फरीदाबाद में जन्मदिन आयोजित किया गया था, और हमने उनको उनके जन्मदिन पर एक कार्यक्रम में नोटों की थैली दी थी, और मैंने स्वयं उन्हें अलग से नोटों की माला पहनाई थी, फूलों की माला पहनाई थी, जिसका मैं फ़ोटो इसी वीडियो में डाल रहा हूँ। और इसके अलावा 80 के दशक में बहन मायावती जी का भी हमारे घर पर आना जाना था। कई साथी नहीं माने तो नहीं माने, कि जैसा कि वो जानते हैं कि वो आजकल किसी के यहाँ आती जाती नहीं है, लेकिन 80 के दशक में अक्सर वो आया जाया करती थी। और मेरे बेटे के जन्मदिन पर वो शाम घर पर आई थी, और मेरे बेटे को उन्होंने सगन भी दिया था। इसके अलावा काशीराम जी तो कई बार हमारे घर पर आए थे, और उनसे लगातार हमारा मिलना जुलना रहता था। और दिल्ली में जो उनका करोल बाग में जो ऑफिस था, उसमें जाकर हम अक्सर मिलते थे, और घंटों घंटों कई मुद्दों पर उनकी बातचीत होती थी, उनके साथ बातचीत होती थी। इसके अलावा जब वो इलाहाबाद में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और वीपी सिंह और कांग्रेस की तरफ से सुनील शास्त्री संभवतः उम्मीदवार थे, तो मैं और मेरे साथी जो है वहाँ काशीराम जी के प्रचार में गए थे। लगभग 10 दिन मैं और मेरे कुछ करीबी साथी रहे थे, जिसमें फरीदाबाद हरियाणा के अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी छात्र थे, क्योंकि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय के लिए पढ़ा हूँ। और हमने बहुत तन मन से ढंग से उनका प्रचार किया था। वो बात अलग है कि काशीराम जी उस चुनाव में नहीं जीत पाए, वीपी सिंह की लहर चल रही थी, वो जीते थे। और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उस इलाहाबाद के चुनाव में जो संभवतः 89 में लड़ा गया था, उसमें मान्यवर काशीराम जी को 80,000 संभवतः वोट मिले थे। और उसी दौरान, उसी चुनाव के दौरान कई मतभेद बहन मायावती जी के साथ मेरे थे, जो उनके होटल में जाकर मैंने स्वयं कई घंटे उनके साथ बातचीत करके जो मतभेद थे उनको ख़त्म करने के लिए उनके साथ बातचीत की थी, और वो मतभेद ख़त्म भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों, मतभेद तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मतभेद कराने वाले कोसों आगे रहते हैं।
और वो उस तरीके की जुंडली जो लगी हुई थी, उन्होंने मायावती जी के साथ मेरे संबंधों को फिर भी पटरी पर नहीं आने दिया। ये आप लोग महसूस करते हैं, आप लोग राजनीति में जुड़े हैं, कि किस तरीके से गुटबाजी हर स्तर पर होती है और टांग खिंचाई होती है, और बसपा में तो ये सब कुछ ज़्यादा ही है। तो दोस्तों, यदि मैं ढूंढूं तो मायावती जी के फोटो अभी भी कहीं मिल जाएंगे घर के किसी कोने में रखे हुए। तो मुझे ये कोई सफाई या सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बसपा का विरोधी नहीं हूँ, और मैं वर्षों बसपा में रहा हूँ, और 1987 में फरीदाबाद से मैं चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं तीसरे नंबर पर रहा। जब ताऊ देवीलाल की इनेलो पार्टी को 90 में से 85 सीटें मिली थी। तो ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आप सहमत हो ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।